हर साल गांव करौली में नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। 9 दिनों तक भजन कीर्तन और माँ दुर्गा की पूजा होती थी। लेकिन एक मान्यता थी कि नवरात्रि की आखिरी रात यानी अष्टमी से नवमी की संध्या के बाद गांव के बाहर वाले पुराने किले में कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां माँ की कालरात्रि रूप की अधूरी पूजा हुई थी और तब से उस जगह पर देवी के नाम पर बुलाए गए तंत्र मंत्र आज भी अधर में लटके हुए हैं। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे, नवरात्रि की आखिरी रात में जब देवी का तांडव होता है तो साधारण इंसान वहां गया तो लौटकर कभी नहीं आएगा। लेकिन नई पीढ़ी इस किस्से को अंधविश्वास मानती थी। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन था। पूरा गांव पूजा में डूबा हुआ था। डांडिया और गरबा चल रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन इसी बीच राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि आज रात को वो काले किले में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहां ऐसा क्या राज है। पूजा ने उन्हें मना करते हुए कहा, पागल हो क्या? आज आखिरी रात है। काल रात्रि का समय माँ दुर्गा का सबसे उग्र रूप प्रकट होता है। अगर कुछ गलत हो गया तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन राहुल और उसके दोस्त हंस पड़े और बोले, ये सब बस डराने की कहानी है, चलो देखते हैं। आधी रात को जब गांव के लोग जागरण में व्यस्त थे, राहुल, विपुल और समीर पूजा को साथ लेकर गांव के बाहर उस किले की ओर चल पड़े। किला वीरान और जर्जर था, टूटी दीवारें और चारों तरफ अंधेरा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और अचानक समीर बोला, तुम लोगों ने सुना? जैसे किसी ने मंत्र पढ़ा हो। विपुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। किले के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर था। अंदर माँ दुर्गा की मूर्ति आधी टूटी हुई थी। मूर्ति के चारों तरफ राख और जले हुए लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। राहुल हंसते हुए कहा, यही है वो जगह जहाँ कहते हैं कि पूजा अधूरी रह गई थी। सब बकवास है ये। लेकिन पूजा की नज़र मूर्ति की आंखों पर अटक गई। वो आंखें जैसे जीवित होकर उन्हें घूर रही हों। अचानक मंदिर में जलता हुआ दीपक खुद ब खुद बुझ गया और धीरे धीरे मंदिर की दीवारों पर एक परछाई उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला तांत्रिक मंत्र जाप कर रहा हो। और तभी हवाओं में आवाज गूंजी, जिसे बुलाया था वो अधूरा है, आज पूरी होगी आखिरी साधना। विपुल डर गया और बोला, ये आवाज कैसी थी? अचानक राहुल के शरीर पर जैसे किसी ने कब्जा कर लिया हो। उसकी आंखें लाल हो गई, होठ खुद ब खुद मंत्र बोलने लगे। पूजा और बाकी दोनों डर से कांपने लगे। मूर्ति की दरारों से काला धुआं निकलने लगा। धुएं के बीचों बीच एक भयानक स्त्री का रूप दिखा। लंबा कद, खुले बाल, लाल जीभ और हाथ में त्रिशूल लिए हुए। वो थी माँ दुर्गा का काल रात्रि रूप। लेकिन अधूरी पूजा और तांत्रिक साधना की वजह से उनका रूप अपवित्र और भयावह लग रहा था। उनकी चीख ने किले की दीवारें हिला दी। पूजा जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे माँ, बचा लो हमें। लेकिन काल रात्रि ने त्रिशूल उठाया और कहा, अधूरी साधना पूरी होगी, रक्त चाहिए, बलि चाहिए। समीर और विपुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दीवारों से खून टपकने लगा। समीर चिल्ला कर बोला, हम सब मर जाएंगे, कोई बचाओ। अचानक अदृश्य ताकत ने समीर को उठाकर दीवार पर पटका। उसका शरीर लहूलुहान हो गया और समीर वहीं ढेर हो गया। विपुल चीखते हुए भागा, लेकिन काली परछाई ने उसे पीछे से जकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी। पूजा और राहुल अब अकेले बचे थे। राहुल अब पूरी तरह तांत्रिक के वश में था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। पूजा पीछे हटते हुए रोने लगी और बोली, राहुल होश में आओ, ये तुम नहीं हो। तभी गंगाराम बाबा वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल और घंटी थी। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा
और घंटी बजाई। घंटी की आवाज से पूरा किला गूंज उठा। राहुल दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। मूर्ति के अंदर से निकली काल रात्रि का रूप आग की लपटों में जलने लगा और भयानक चीख के साथ गायब हो गया। सुबह हुई, किला वीरान था। जमीन पर सिर्फ समीर और विपुल की लाशें पड़ी थी। राहुल होश में आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा के लिए डर की लकीरें बन गई। पूजा चुपचाप बोली, कहा था ना, नवरात्रि की आखिरी रात कोई खेल नहीं है। ये वो समय है जब देवी का सबसे भयंकर रूप जागता है। जो मजाक समझेगा उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। गांव वालों ने उस रात के बाद किले को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि अगर कोई नवरात्रि की आखिरी रात वहां गया तो काल रात्रि की अधूरी साधना उसे जरूर निगल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी हो तो मुझे टेलीग्राम पे शेयर करें या उसका टाइटल कमेंट करें। क्या पता अगली स्टोरी आपकी हो। थैंक यू। दोस्तों, ये कहानी खूनी मंडे यूट्यूब चैनल से इंस्पायर्ड है, सो ऑल क्रेडिट गोज टू खूनी मंडे। सूजन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। उसका काम था सच ढूंढना, लेकिन उसका जुनून था उन कहानियों को समझाना जो लोग भूल गए थे या भूलना चाहते थे। एक दिन उसके इनबॉक्स में एक ईमेल आई। उस ईमेल में एक बहुत ही पुरानी न्यूज़ की क्लिपिंग थी। 1986 की उस न्यूज़ क्लिपिंग में एक बहुत ही अजीब सी बात लिखी थी। उसके अकॉर्डिंग 1986 में कोरिया के एक रिमोट आइलैंड में एक बड़े से कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों को बंद करके उनके साथ रियल लाइफ टॉर्चर गेम खेले जाते थे। इतना ही नहीं, उस ईमेल में लिखा था कि उस आइलैंड में काफ़ी हाई लेवल अथॉरिटीज़ के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, जो अपने अगेंस्ट बोलने वाले लोगों को भी वहां भेज देते थे। सूजन को यह स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उस ईमेल में उस जगह के कोऑर्डिनेट भी थे। सूजन ने डिसाइड किया कि वह खुद उस रिमोट आइलैंड पर जाएगी और सच को ढूंढेगी। सूजन अकेले ही एक छोटी सी बोट लेकर उस आइलैंड पर पहुंची, पर उस कॉम्प्लेक्स का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि वो एक घने जंगल के बीचों बीच था। आइलैंड पर आते ही उसका फ़ोन 100% चार्ज होने के बावजूद एकदम से बंद पड़ गया। पर सू बैकअप के लिए फ्लैश लाइट और मैप के प्रिंट आउट लाई थी। उसी के सहारे वह कोऑर्डिनेट को फॉलो करने लगी। सू को पता था कि ये इन्वेस्टिगेशन खतरे से खाली नहीं होने वाली, पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जंगल में घुसते ही आधी तूफान चलने लगेगा। सू को उन तेज हवाओं में कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस जंगल के अंदर से रोने की चीखें सुनाई देने लगी। सू को लगा कि शायद कोई किसी को मार रहा है, इसलिए वो जल्दी से उस आवाज़ के पीछे जंगल के अंदर जाने लगी। लेकिन कुछ ही देर में वो आवाज़ अपने आप बंद हो गई। सू अब जंगल के बीचों बीच आ गई थी, लेकिन उसे कहीं भी वो कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा था। हवाएं शांत हो गई थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ के पीछे से कोई पतली सी लड़की उसे घूर कर देख रही है। उसने उस लड़की की ओर देखा, आवाज दी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सू जब पेड़ के पास गई तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। सू को लगा कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई हो, पर तभी सू का सर चकराने लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब सू की आंख खुली तो वो उस कॉम्प्लेक्स के बिल्डिंग के अंदर एक अंधेरे रूम में पड़ी हुई थी। उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। उसने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया, जहां 50 से 60 लोग थे। उन सबके हाथ पांव बंधे हुए थे और आसपास मास्क पहने गार्ड्स खड़े थे। उन गार्ड्स के हाथों में बंदूकें थी और वो उन सब को भागने के लिए कह रहे थे। जब सू ने गौर से देखा तो वो एक रेस कर रहे थे, लेमन रेस। उन्होंने अपने मुंह में एक चम्मच पकड़ी हुई थी और उस चम्मच पर एक नींबू था। उन्हें नींबू को चम्मच पर बैलेंस करके भागना था। अचानक से एक भागते हुए लड़के की चम्मच से नींबू नीचे गिर गया और गार्ड्स ने तुरंत उसे गोली मार दी। दोस्तों, ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो को बूस्ट मिल सके,
और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यह देखकर सू की रूह कांप गई। उसके देखते ही देखते गार्ड्स ने ऐसे ही और लोगों को गोली मारना शुरू कर दिया। सू को समझ आ गया था कि वो टॉर्चर गेम वाली बात एकदम सच थी और शायद वो खुद इस टॉर्चर गेम में फंस गई थी। तभी अचानक उन लोगों में सू को वही लड़की दिखाई दी जो जंगल में दिखी थी। वो भी उसी गेम में भाग रही थी। अचानक से उसकी चम्मच से नींबू नीचे गिरा और सू के पैरों के पास आ गया। इससे पहले कि सू कुछ कर पाती, सू की आंखों के सामने उस लड़की को भी गार्ड्स ने गोली मार दी। उस लड़की की लाश सू के पैरों के पास आकर गिरी। उस लड़की की डेड बॉडी को इतने पास से देखकर सू की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तभी उस लड़की की आंखें खुली और देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। वहाँ सारे गार्ड्स और प्लेयर गायब हो गए और सारे लोग जो गोली खाकर जमीन पर गिरे थे उन सब ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे वो सब उठे। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे और आंखें सफ़ेद हो गई थी। वो लड़की भी उठी और सू की तरफ चलने लगी। वो सब भी उसके साथ साथ सू के पीछे आने लगे। यह सब बहुत ही भयानक लग रहा था। यह सब देखकर सू बहुत ज़्यादा डर गई और वो वापस उस अंधेरे कमरे की तरफ भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे पर जोरों की धम धम हुई। सू को लगने लगा कि उसने उस आइलैंड पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर कुछ ही देर में वो धम धम बंद हो गई और जब सू ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। पूरे हॉल में धूल मिट्टी भरी हुई थी और सालों पुराने खून के धब्बे थे। सू को अब समझ में आ गया था कि वो लोग उस कॉम्प्लेक्स के प्रिजनर्स थे। वो सारे भयानक लोग जो उसने देखा वो उन्हीं टॉर्चर हुए लोगों की आत्माएं थी। सू ने अपने कैमरे से उस कॉम्प्लेक्स की फोटो ली और किसी तरह से कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली। जब उसने वापस कॉम्प्लेक्स की तरफ देखा तो उसे वही पतली लड़की फिर से दिखाई दी और तुरंत ही हवा में गायब हो गई। सू किसी तरह अपने घर चली गई और वो उन गेम्स के खिलाफ एक रिपोर्ट बनाने लगी। लेकिन उसे 3 बातें अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। उसे उस जगह के बारे में आखिरकार ईमेल भेजा किसने, दूसरी यह कि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंची तो पहुंची कैसे, और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो लड़की कौन थी जो उसे बार बार दिखाई दे रही थी। सू दिन रात उस लड़की के बारे में सोचती रहती। एक दिन उसे कुछ याद आया। उसके रीडर्स उसे जो लेटर भेजते थे वो उन लेटर्स को लेकर उनमें से कुछ ढूंढने लगी और तब उसे एक लड़के का साल भर पुराना लेटर मिला जिसमें उस लड़के ने लिखा था कि उसकी फियोंसे किम मिसिंग है। वो कई पुलिस रिपोर्ट भी कर चुका है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। आखिरी बार वो दोनों एक आइलैंड पर घूमने गए थे लेकिन वो उस आइलैंड पर कहीं खो गई है और तब से वो मिल ही नहीं रही है। उस लड़के ने सू से उसे ढूंढने की मदद मांगी। जब सू ने वो लेटर पूरा देखा तो उसमें एक फोटो भी था। जब सू ने उस फोटो को देखा तो वो दंग रह गई। वो फोटो उसी लड़की की थी जिसकी आत्मा को सू ने उस आइलैंड पर देखा था। पर यह कैसे हो सकता था? गेम्स तो करीब 30 साल पहले 1986 में खेला जा रहा था, तो उस लड़की का अब वहाँ होना कैसे पॉसिबल था? सू को समझ में आ गया था कि वो गेम शायद आज के टाइम भी उस जगह पर चल रहे हैं। उसने फौरन वहाँ के पुलिस को इन्फॉर्म किया और पूरे आइलैंड का सर्च ऑपरेशन चला। बहुत ढूंढने के बाद वो कॉम्प्लेक्स मिल गया पर कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स के नीचे खोदा गया तो वहाँ 1000 से भी ज़्यादा कंकाल मिले। डीएनए टेस्टिंग से पता चला कि उन कंकाल में से एक कंकाल उस मिसिंग लड़की किम का भी था। सबको यकीन हो गया था कि उस कॉम्प्लेक्स में कुछ बहुत ही भयानक चल रहा था, लेकिन उन कंकाल के अलावा किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं था। इन क्राइम्स का कभी कोई गुनाहगार पकड़ा ही नहीं गया और गवर्नमेंट ने भी इस पर पर्दा डालना ही ठीक समझा। सूजन इसके खिलाफ बहुत लड़ी। उसने कई प्रोटेस्ट किए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ ही महीनों के बाद सूजन की भी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। शायद उन गेम्स को आज भी खेला जा रहा है। आपको क्या लगता है?
दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो मुझे टेलीग्राम पे शेयर करें या टाइटल कमेंट करें, क्या पता अगली स्टोरी आपकी हो। थैंक यू।